वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद कहते हैं और अब आपको हम लेकर जाते हैं चीन की तरफ। जी, चाइना इस दुनिया का एक बहुत बड़ा मुल्क, बड़ा सुपर पावर। चाइना से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर हमारे सामने आई है और ज़ाहिर है अमेरिका और चीन ये दोनों ममालिक जो हैं वो बहुत सारे मैदानों में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैदान है उसमें भी इन दोनों का मुकाबला था, लेकिन डीप सीक बनाकर चाइना ने सबको पीछे छोड़ दिया और सबको हैरान कर दिया कि किस तरीके से एक ऐसी ज़बरदस्त इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि सारी दुनिया जो है वो उसे देखती रह गई, दंग रह गई। अब चाइना से खबर ये आई है कि चाइना के जो नौजवान हैं उन्होंने डीप सीक को अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, यानी इतना ज़्यादा केपेबल ये प्लेटफॉर्म है। अब ये मामला क्या है, चाइना के जो नौजवान हैं कैसे डीप सीक को अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एहतसामुल हक मौजूद हैं जो सहाफ़ी हैं, चाइना में मुकीम हैं, चाइना मीडिया ग्रुप जो है उसकी उर्दू सर्विस से मुंसलिक हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहतसाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अब ज़ाहिर है जो हम बात कर रहे थे कि चीन और अमेरिका का मुकाबला होता रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी के मैदान में भी, और डीप सीक जैसी ज़बरदस्त चीज़ बनाकर चीन वालों ने ये बता दिया कि वो हार्ड वर्कर भी हैं, वो स्मार्ट वर्कर भी हैं और दुनिया से बहुत आगे हैं। आप काफ़ी अरसे से चीन में मुकीम हैं, आपने क्या देखा चाइना के जो लोग हैं उनकी हार्ड वर्किंग की कैपेबिलिटी और स्मार्ट वर्किंग की कैपेबिलिटी? यहाँ से थोड़ा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत डिफरेंट है अगर मैं बात करूं वेस्ट पाकिस्तान से, और उसमें अगर मैं दो तीन चीज़ों में आपको बताऊं कि मैंने यहाँ क्या महसूस किया है ख़ास तौर पर इस कौम में ओवरऑल। एक तो ये कि बहुत फोकस्ड लोग हैं, यानी जब इनको आप कोई टारगेट्स दे दिए जाते हैं, ऑफिसेज में हों या तंजीमी मामलात हों, पॉलिटिकल मामलात हों, माशरे के मसाइल हों, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जब कोई टास्क दे दिया जाता है तो ये उस पर बहुत फोकस्ड हो जाते हैं और फिर दाएं बाएं नहीं देखते, और ये सिर्फ उस रेस में, उस दौड़ में आगे जाने की कोशिश करते हैं और एक्सेल करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये कि चीन में ऑफिस एनवायरनमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रोडक्टिव टाइम बहुत ज्यादा है। आप यूं समझें कि अगर मैं सिर्फ अपने ऑफिस ही की बात करूं तो 7 से 7.5 घंटे टोटल ब्रेक्स मिला के या ब्रेक्स हटा के ऑलमोस्ट हर जगह इतने ही बनते हैं। लेकिन उस टाइम पर अगर मैं अपनी प्रोडक्टिविटी यहाँ आकर देखूं और पाकिस्तान के मुकाबले में देखूं तो मुझे बहुत ज्यादा नजर आती है और मैं मल्टीटास्किंग चीजों में इन्वॉल्व होता हूँ। अच्छा, तो उसकी वजह यह है कि चाइना में हमारे यहाँ जैसे कल्चर है ना, एक कि आप ऑफिस आए, सलाम दुआ, सबसे मिलना जरूरी, किसी को सलाम ना करो तो वो नाराज हो जाता है, किसी के साथ बैठो नहीं, चाय ना पियो तो वो नाराज हो जाता है। चीन में इसको बुरा समझा जाता है। आप ऑफिस आते हैं और आप अगर सलाम दुआ सबसे करने लग जाए तो ये भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ हर कोई ऑफिस पहुंचता है, अपना सिस्टम ऑन करता है, बैठ जाता है, और उसके आने का भी उस वक्त पता चलता है जब वो सिस्टम पर लॉग इन होता है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि वो ऑफिस जो है वो सोशलाइजिंग की जगह नहीं है, वो काम करने की जगह है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज और है, वो ये कि लाइन ऑफ एक्शन जो है ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। अगर टॉप लेवल से नीचे तक कोई ऑर्डर, कोई हुक्मनामा, किसी किस्म की पॉलिसी उसको नाफिज किया जाता है तो दरमियान में जो हायरार्की है पूरी, वो उसको मिनोअन उस तरह से फॉलो करने की कोशिश करती है। वो उसमें हमारे अपने टर्म्स के हिसाब से मैं बात करूं तो हम जैसे कोई जुगाड़, कोई आसानी, इसकी तलाश में रहते हुए हम जीनियस समझते हैं अपने आप को। यहाँ ऐसा नहीं है। वो समझते हैं कि जिस तरीके से बात ऊपर से चली थी इसको नीचे तक वैसे ही आना चाहिए और इस ऑर्डर को उसी तरीके से पूरा होना चाहिए। तो ये बुनियादी फर्क है मेरा ख्याल है सोसाइटी के काम करने के हवाले से। फोकस्ड हैं, वक्त जाया नहीं करते फालतू चीज़ों में, और जो उनका टारगेट होता है उसको अचीव करने के लिए उसकी तरफ ही उनकी नज़रें होती हैं, यहाँ वहाँ वो। अब ये जो चीज़ है ये तो पाकिस्तान को क्या सारी दुनिया को चीन से सीखनी चाहिए। अब आते हैं डीप सीक वाले मामले पर। अब डीप सीक जो है उसको चीन के नौजवान अपनी साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो ये कि ऐसे क्या इश्यूज हैं जिनमें वो साइकोलॉजिकल थेरेपी हासिल कर रहे हैं चीन के नौजवान, पहले उस पर बात कर लें। बिल्कुल उस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप ये जहन में रखिएगा कि दुनिया भर में इस वक्त जो आबादी के लिहाज से, रोजगार के हवाले से, मवाक़ों के हवाले से बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में जो मसाइल हैं और जो तरक्की पजीर इस तरह के ममालिक हैं जो तरक्की की दौड़ में शामिल हैं,
उनमें भी ये मसाइल नौजवानों में इस तरह से हैं कि बिल्कुल। छोटी छोटी बातों पर अब डिप्रेशन का हो जाना, मसाइल को अपनी ऊपर तारी कर लेना, हालात को तारी कर लेना, ये अब हर सोसाइटी का हिस्सा है। जो अभी हालिया तातीलात थी जब इसका डीप सीक लॉन्च किया गया, वो जश्न बहार का वक्त था। उस वक्त लोग मसरूफ थे अपने खानदान के साथ, उनकी मसरूफियात थी, मिलना जुलना और तमाम चीजें। और जब वो वापस आए और उस दौरान भी हमने एक बूम देखा चीन में, इंटरनेट कल्चर में हमने देखा कि बहुत ज्यादा डीप सीक के हवाले से बात की गई। वो इस पहलू पर भी थी कि कैसे हमने टेक्नोलॉजी में अपनी ऊपर आयद होने वाली पाबंदियों के बावजूद इतना बड़ा मार्का सर कर लिया है, बिल्कुल। और दूसरा ये कि दुनिया उसे कैसे देख रही है। और इन दो चीजों से गुजरने के बाद जो तीसरा मरहला था वो टेस्टिंग का। हर शख्स ने इसको अपने हिसाब से टेस्ट करना चाहा है, और यही वो इंटरनेट ट्रेंड है जिसकी वजह से ये खबरें बनी। और अब लोग ये कह रहे हैं कि जो चाइना में जो नौजवान हैं वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल हो रहा है, बट फॉर मी अगर मैं देखूं, जो मुझे नजर आता है वो इसकी टेस्टिंग एक तरीके से हो रही है, यानी डिफरेंट तरीके से प्रॉम्प्ट्स देकर चेक किया जाता है कि आया ये कोई मुतबादिल है किसी थेरेपी का, या हम इससे वो फायदा ले सकते हैं या नहीं। उस तरह के कमेंट्स मुझे ज्यादा नजर आए। जो आपने बात की रुझान, ये रुझान अभी मैं एक आर्टिकल देख रहा था दिसंबर, मेरा ख्याल है 2024 दिसंबर में मिड में वो शाया हुआ है, और वो CNN में पब्लिश्ड है, जिसमें चैट जीपीटी से भी इसी तरह की मदद लेने की कोशिश में कुछ स्टोरीज मेरे सामने आई। और उसमें भी ये कहा गया कि ये एक टूल तो हो सकता है चीजों को बेहतर करने के लिए, समझने के लिए, किसी मैकेनिज्म को समझने के लिए, लेकिन ये किसी ह्यूमन थेरेपिस्ट की जगह नहीं ले सकता। तो मेरा ख्याल है कि चीन में भी इस वक्त, जो मेरी मालूमात है, जितनी मैंने गुफ्तगू की है, मुझे लोगों से यही सुनने को मिला है कि हाँ, हम अभी इसको टेस्ट करने की पोजीशन में है कि ये क्या रिजल्ट्स दे रहा है। तो ये अगर हम इसकी टेस्टिंग की बात करें तो ये किस तरीके से थेरेपी करता है, क्या इसकी कैपेबिलिटीज हैं? देखें, मुख्तलिफ हालात को उसको प्रॉम्प्ट्स देकर ये समझाने की कोशिश की जाती है चैटबॉट को कि मैं इस सिचुएशन में हूं, मुझे क्या करना चाहिए। कहीं कहीं वो बेहतर रिस्पांस दे रहा है तो लोग उसके भी स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहे हैं, कहीं वो बेहतर रिस्पांस नहीं दे पा रहा है और प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है, तो वो उसकी भी बात हो रही है। लेकिन जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ह्यूमन जो दिमाग है, खास तौर पर थेरेपी के हवाले से, इंसानी नफ्सियात को समझने के हवाले से, उसकी जगह फिल वक्त ये मशीन नहीं ले सकती, क्योंकि ये जनरेटेड डेटा होता है, और जनरेटेड डेटा में इंसानी मसाइल को, उनकी नफ्सियात को, उनके हालात को, उस ट्रॉमा को समझने के लिए बहुत बारीक बीनी की जरूरत होती है। इसी वजह से वो एक जो हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं, वो दुनिया भर में काम करते हैं। तो इस हवाले से अभी बहुत सारी चीजें, बल्कि आपकी गुफ्तगू जब आपने इस टॉपिक के हवाले से जिक्र किया तो मुझे याद आया कि पाकिस्तान में भी मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो आगाज में चैट जीपीटी को या डिफरेंट जो एआई, अब चैटबॉट सबके लॉन्च हो गए हैं, स्नैपचैट वगैरह तमाम के, तो वो उसको टेस्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन के जरिए कि ये हमारे कितने कारआमद है। तो शायद अभी भी वो सिलसिला है, और अभी क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो इसलिए इस बात में बिल्कुल सदाकत समझी जा सकती है कि इस वक्त हतमी कुछ भी नहीं है। एक आध महीना ही अभी हुआ इसको मुकम्मल तौर पर मार्केट में आया। सही। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ मैदानों में मुख्तलिफ तरीके से इस डीप सीक को टेस्ट किया जा रहा है, और अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो ये कहाँ जा सकता है? आप वहाँ बैठे हैं, आप बता सकते हैं कि चीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी में अब कहाँ पहुँचने वाला है? आइंदा आने वाले चंद सालों में हम क्या देख पाएंगे? वैसे मैं जो गुमान कर रहा हूं और जो मेरा अंदाजा है वो ये कि अगर 2024 में 496 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट R&D सेक्टर में चाइना में हुई है, तो आप ये सोचें कि इन फ्यूचर क्या कुछ होने वाला है। मैं R&D सेक्टर की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। जो प्रोजेक्ट्स इस वक्त ज़ेरे तकमील हैं, जब वो सामने आएंगे तो वो क्या हैरतों में मुब्तला करेंगे। और मैं इसलिए बहुत श्योर हूँ कि यहाँ एक कल्चर पाया जाता है चीन में, और वो ये कि चिप्स के मामलात में जितना ज्यादा प्रेशर इस वक्त चीन पर है, उससे निकलने के लिए जो चीन की अपनी पॉलिसीज में मुतवातिर तब्दीलियां और जो कोशिश उस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और उसको एक्सेल करने के लिए उसमें हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में हम बड़ी बड़ी चीजें मजीद देख पाएंगे, और ऐसी चीजें होंगी कि हम इसी तरह से हैरत में मुब्तला होकर उस पर बात कर रहे हों। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एहतसामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे चीन से हमें जो, और टेक्नोलॉजी का मैदान हो या कोई और भी मैदान हो,
چین والے جب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو بس پھر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کام کو اس کے جو ٹاپ موسٹ پوائنٹ ہے اس پر لے کر پہنچتے ہیں. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. چین اور پاکستان کی دوستی کی ہمیشہ مثالیں دی جاتی ہیں. ان دونوں ممالک کی دوستی کا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے شاید ابھی تک ٹیکنالوجی کے میدان میں، علم کے میدان میں فائدہ صحیح اٹھایا نہیں ہے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی. آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.